दर्शकगण, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है 2006 में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूनेस्को द्वारा घोषित आप्रवासी घाट एक विश्व विरासत स्थल, मतलब आप्रवासी घाट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इस पर अधिक बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं आप्रवासी घाट के डायरेक्टर चांद रामगुलाम जी और साथ ही साथ रिसर्चर किरण जानकी जी। आप दोनों का स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले डायरेक्टर जी, आपसे पहला प्रश्न कि आप्रवासी घाट की इंस्क्रिप्शन हुई 16 जुलाई 2006। इस साल 15 साल हो गए हैं। ये अपने आप में, जैसे मॉरिशस एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन इसमें एक स्थल है, एक स्थान है जो यूनेस्को में उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आपका क्या विचार है? ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारा ये छोटा सा टापू है उस स्थान तक पहुंच गया है। लेकिन इसके पीछे 22 साल का एक संघर्ष है, वो बाद में हम आपको बताएंगे। तो गर्व की बात ये है कि हम यूनेस्को तक पहुंच चुके हैं और इस साइट को हमको दिल से, दिमाग से उसको सही सुरक्षित रखना चाहिए। तो ये सब हो सकता है सबके, हमारे जितने लोग हमारे साथ हैं उसको जुटाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमको चाहिए सबकी मदद। किरण जी, आप एक रिसर्चर है और आप्रवासी घाट के साथ जुड़ी हुई है। तो आपकी क्या भावना, आपका क्या विचार है? आप्रवासी घाट यूनेस्को तक पहुंच गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि शर्तबंद मज़दूर के रूप में इस देश के पूर्वजों ने जो खून पसीना बहाया, जो संघर्ष किया, उसके लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी शायद। और ऐतिहासिक रूप से ये इसलिए विशेष है क्योंकि दुनिया भर में आप्रवासी घाट वो एकमात्र साइट है, इंडेंचर साइट, जो यूनेस्को लिस्ट में अंकित है। यूँ तो स्लेवरी को देखेंगे तो लिमोन के अलावा सेनेगल में जो गोरे आइलैंड है वो भी यूनेस्को लिस्ट में अंकित है, लेकिन इंडेंचर साइट आप्रवासी घाट दुनिया भर में वो एकमात्र साइट है। और मॉरिशस में कह सकते हैं कि ये पहला साइट है जो यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है जी वर्ल्ड हाँ, वो हेरिटेज साइट। एकमात्र साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो चलिए इतिहास में थोड़े से हम चलते हैं। डायरेक्टर जी, चंद जी, आपसे शुरू करते हैं। आप्रवासी घाट के इतिहास के बारे में हमें बताइए। हाँ, अप्रवासी घाट तो खुद अपने आप में एक बहुत महत्व स्थान है और उसमें हमको जाना चाहिए। कुछ खास तारीख मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब लोग को जानना ज़रूरी है और जो नई पीढ़ी आ रही है उन लोग को भी हमको ये ट्रांसमिशन करना चाहिए कि इन लोग को जानना चाहिए या प्रवासी घाट जो है, जो कैसे अभी लागू हुआ और किस दिशा में हम उसको ले जाना चाहते हैं। तो 2-3 तारीख हैं जो खुद को मैं बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को कि 1984 में पहली बार के लिए जब हमने हमारा 150th एनिवर्सरी मनाए थे, जो हमारे गिरमिटिया आए थे मॉरिशस में, उसी डेट में हमने पहली बार के लिए वो नेशनल लेवल पर हमने उसको सेलिब्रेट किया था। उसके बाद 1987 में वो हमने, जो हमारे स्वर्गीय सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी थे, तो उसने रिकॉग्नाइज किया हमारे नेशनल हेरिटेज साइट को पहली बार के लिए। और उसके बाद आया कि 1989 में, जबकि वो जगह कुली घाट के नाम से जाने जाते थे, तो उसको हमने अप्रवासी घाट के नाम से उसको पुकारने लगा। और ये भी खास एक डेट हमको दिमाग में लाना चाहिए कि 2001 में हमने 2 नवंबर को उसको नेशनल हॉलिडे के हिसाब से उसको डिक्रीट किया था। तो ये तो बड़ी बात है
कि ऐसे तो अपने आप में हमको नेशनल हॉलीडे नहीं मिलेगा, लेकिन उसको हमारे जो बोलते हैं हमारे गिरमिटिया, हमारे जितने मज़दूर आए थे उस समय, उनको यही हम एक श्रद्धांजलि पेश कर सकते हैं। वो एक नेशनल हॉलीडे, और ये बहुत लोग उसको मान दिया कि ऐसा हम उस समय कर सकते थे। और उसके बाद हमने हमारे जो गवर्नमेंट थे 2001 में वो अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड को चालू किया। और 2002 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे सर जगन्नाथ भी, वो स्पेशल रिक्वेस्ट किया यूनेस्को में कि इस स्थान, इस हेरिटेज साइट को इंस्क्राइब करें यूनेस्को के लेवल तक। और 2006 16 जुलाई को हमको वो इंस्क्रिप्शन मिला। उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे बाद में। तो बताना चाहता हूँ किस हद तक हमने शुरू किया और कहाँ तक हम पहुँचे। और ये एक संघर्ष उतना आसान नहीं था, परिश्रम था। 22 साल का संघर्ष हमने कैसे बोलते हैं सक्सेसफुल हुआ। तो हमें यहाँ पर हमारे स्वर्गीय सर जन्नत को कहीं तो कहीं उसको वो ये मान देना चाहिए कि हम यहाँ तक पहुँचे। ज़रूर, उनको हम याद हमेशा करते हैं। जो जो कार्य उन्होंने किए हैं, आपको याद दिला देते हैं कि मॉरिशस में 2 ऐसे स्थल है। पहला स्थल है अप्रवासी घाट, जिनको मान्यता मिली है विश्व विरासत स्थल, और दूसरा है लिमोन लैंडस्केप, उनको भी दूसरे स्थान पर उनको विश्व विरासत स्थल पर मान्यता मिली है। काफ़ी संघर्ष रहा है इसके पीछे। किरण जी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। एक स्थल को यूनेस्को तक ले जाने के लिए, उनको विश्व विरासत स्थल नाम देने के लिए कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उस स्थल को? सबसे पहले तो एक साइट, किसी देश के साइट को इस लिस्ट तक पहुंचाने में उसमें एक अनोखी बात होनी चाहिए, एक विशेषता होनी चाहिए। कैसी विशेषता? या तो उस साइट को एक मास्टरपीस होना चाहिए, या फिर उससे जुड़े कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो भौगोलिक रूप से, जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, या फिर इसके अलावा अगर उस साइट में कुछ ऐसी बातें हो, कुछ ऐसी विशेषता हो जो अनोखा हो, तो वो इस साइट को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने में पहला गुण वो होना चाहिए। और इसके अलावा इस साइट का इतिहास ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ उस देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मानवतावाद के लिए ज़रूरी हो। जैसे कि अगर आप प्रवासी घाट का उदाहरण लेते हैं, तो यहाँ पर बरतानी हुकूमत ने एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट किया कि इंडेंचर सिस्टम को यहाँ पर शुरू करें, एक प्रयोग करें, देखें कि किस तरह से ये चलता है या नहीं। और ये इस कदर सफल हुआ कि इसे बरतानी हुकूमत ने अपने बाकी कॉलोनीज़ में इसको लागू किया। तो इस हिसाब से ये मानवता, पूरे मानवतावाद के लिए, विश्व भर के मानवतावाद के लिए ये एक विशेष बात हो जाती है। तो इस तरह से ऐसी शर्तों का पालन करना चाहिए जो इसे एक विश्व विरासत स्थल बना सकता है। तो आज हमको मौका मिल गया है, नौजवानों को मौका मिल गया है अप्रवासी घाट को एक विश्व विरासत स्थल के रूप में देखने के लिए। और मान लीजिए कि एक स्थल को ये गुण प्राप्त है, लेकिन उसके प्रोसीजर्स क्या है यूनेस्को तक ले जाने के लिए? प्रोसीजर्स काफ़ी चरण हैं वहाँ तक पहुँचने में। पहली बात तो ये है कि एक देश को एक कन्वेंशन है 1972 कन्वेंशन, एक देश को उस कन्वेंशन का एक मेंबर होना चाहिए। आपको उस कन्वेंशन में हस्ताक्षर करना चाहिए। जब आप एक सदस्य देश हैं और आप चाहते हैं कि आपके देश के कुछ साइट को आपको लगता है उनमें ये गुण है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने, तो सबसे पहले आपको एक टेंटेटिव लिस्ट बनाना चाहिए, एक सूची बनानी चाहिए आपके देश को। आप 10 साल के अंदर अंदर जिन भी साइट को अंकित करने का इरादा रखते हो, आप उसकी एक लिस्ट बनाएं, और फिर आप अपनी प्राथमिकता के हिसाब से एक साइट का चयन करें। उस टेंटेटिव लिस्ट के अंदर में से एक साइट को आप चुनें, और फिर उस पर आप एक नॉमिनेशन फाइल तैयार करें। ये नॉमिनेशन फाइल आपको यूनेस्को के वेबसाइट पर मिलता है, और हर साल एक बार वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी अपनी बैठक लगाती है
और वे देखते हैं कि किस देश का कौन सा साइट वो मनोनीत करें। लेकिन आपको चाहिए कि आप अपना नॉमिनेशन डोसिए तैयार करें और फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 2 एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, सलाहकार संस्था। एक है IUCN और एक है ICOMOS, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, और दूसरा IUCN वो प्रकृति को परखता है। मतलब कि आपके साइट 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो सांस्कृतिक हो सकते हैं या प्राकृतिक। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की अभी इस पर बात करेंगे, उसके काफ़ी शर्तें हैं। तो ये 2 सलाहकार संस्था आपके नॉमिनेशन फाइल का जायज़ा लेंगे और फिर वो सिफारिश भेजेंगे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को कि ये फाइल तैयार है। मतलब अगर नक्शा चाहिए, जिन जिन सेक्शन को आपको पूरा करना चाहिए, वो सब आपने पूरा किया, फिर वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी तक जाता है। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये उसका अधिकार है कि अगर उसको लगे कि इसमें जानकारी की कमी है, तो वो आपके फ़ाइल को डिफ़र कर सकते हैं। मतलब कि वो आपके फ़ाइल आपके पास फिर से भेजेंगे और आपके जो सलाहकार संस्था हैं, वो आपसे कहेंगे कि आपने कुछ जानकारियाँ नहीं दी हैं, मतलब कुछ और जानकारियाँ चाहिए। और फिर सलाह-मशवरा के साथ आप फिर से अपने फ़ॉर्म पर ध्यान देंगे और फिर से सुपुर्द करेंगे। एक बार अगर आपकी फ़ाइल वहाँ पर स्वीकार हो जाता है, तब आपको ये उपाधि दी जाती है कि आप एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। और फिर इसके बाद आपका जो साइट होता है, आप कई कमिटमेंट्स लेते हैं यूनेस्को के साथ कि किस तरह से अब आप इस साइट का संरक्षण करेंगे। ज़रूर कमिटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इंस्क्रिप्शन के पीछे काफ़ी बड़ा संघर्ष रहा। ज़रूर, संघर्ष तो है। मॉरिशस में ख़ासकर आप्रवासी घाट जो है, वो हमारे देश, हमारे छोटे टापू देश का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहला नॉमिनेशन फ़ाइल हमने तैयार किया। हमें ये अनुभव नहीं था। हमारे जो रिसर्चर्स थे, उस समय थी हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर विजया तिलक, और उनके साथ एक पूरी टीम थी। तो एक नया अनुभव था, आसान नहीं था। काफ़ी संघर्ष के बाद एक नॉमिनेशन फाइल बना और वहाँ जाने के बाद भी आपको कई कई देशों का समर्थन चाहिए, मतलब कि वोट मत के आधार पर ये होता है। तो ये सब लॉबिंग करना, ये बहुत ही एक अनोखा अनुभव रहा है मॉरिशस के लिए। और शायद इसके बाद लेमोन का अंकन इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये हमारे देश का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट था। तो बहुत ही जी जान से इसका नॉमिनेशन फाइल तैयार हुआ है। वैसे लोग कहते हैं कि कोई भी कार्य उसका पहला कदम बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन एक बार पहला कदम हो जाए, आपने रख दिया, तो बाकी के सफ़र आसान हो जाते हैं। यही इसी पहले कदम के बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप्रवासी घाट के रूप में। तो किरण जी, एक और प्रश्न यहाँ पे है कि मान लीजिए एक स्थल, एक स्थान, उसका इंस्क्रिप्शन हो जाता है, फिर वह देश यूनेस्को के साथ उनका क्या-क्या कमिटमेंट्स रहता है? सबसे एक जो जनरल कमिटमेंट्स हैं, जब आपका साइट एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है, तब आपको चाहिए, ये साइट एक प्रोटेक्टेड जोन बन जाता है और इसका प्रशासन यूनेस्को करता है। मतलब कि आप इसका संचालन करेंगे, लेकिन आप यूनेस्को के दायरे, उसके कायदे कानून में रहकर करेंगे। और आपको चाहिए एक स्थानीय प्रशासन कायम करना, जो इस साइट का देख रेख करेगा, यहाँ कानून लगाएगा कि इस जोन को किस तरह से इसका संरक्षण करें, इसका हिफाजत करें। और फिर एक ऐसा प्रोटेक्टेड जोन हो जाता है जहाँ पर आपको बहुत ही करीबी से इसका मॉनिटरिंग करना चाहिए। यहाँ पर या तो इंसान या जानवर या प्राकृतिक जो प्रकोप हैं, उसको छेड़छाड़ से बचाना चाहिए। बहुत ही संजीदगी के साथ आपको इस साइट का संचालन करना है। और इसके लिए आपको हर 7 साल के अंदर अंदर आपको एक पीरियोडिक रिपोर्टिंग तैयार करना होता है, जो आप यूनेस्को को भेजेंगे, ये दिखाने के लिए कि आप किस तरह से इस साइट को बचा रहे हैं, किस तरह से इसको प्रमोट कर रहे हैं, और इससे जुड़े जो भी रिसर्च करना है, कई रिसर्च भी करना होता है, क्योंकि जिस जिस शर्त पर आपको अंकित किया जाएगा, उसके आधार पर आपको रिसर्च करना होगा। तो ये सब कार्य आप किस हद तक कर रहे हैं, इसके लिए एक पीरियोडिक रिपोर्टिंग आपको तैयार करके हर 7 साल में यूनेस्को को देना होता है। और इसका जायज़ा लेने के लिए, ये देखने के लिए कि जो आपने रिपोर्ट में लिखी हैं वो कहाँ तक आप कर रहे हैं, इसके लिए वहाँ से एक विशेषज्ञ भी आते हैं और आपके साइट को देखते हैं, आपके किए गए कार्यों को देखते हैं।
तो इस तरह से हमने 2 सफल पीरियोडिक रिपोर्टिंग को पार कर लिया है, मतलब कि हम सही रास्ते पर हैं और बहुत ही जो भी कदम आपको उठाना होता है, उस साइट के इर्द-गिर्द आपको यूनेस्को के साथ संपर्क रखना चाहिए। मतलब भी जो भी परियोजनाएँ आपको आस-पास में करना हो, जो आपके साथ प्रोटेक्टेड ज़ोन के करीब हो, तो आपको सलाह-मशवरा के साथ करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप ऐसा भी वक़्त आ सकता है कि आप इस उपाधि को खो सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए आपको आए दिन यूनेस्को के संग उसके निकट में रहकर, उसके साथ में रहकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। यूनेस्को में घोषित एक विश्व विरासत स्थल एक बहुत बड़ी उपाधि है। चांदराम गुलाम जी, आप प्रवासी घाट के डायरेक्टर है और एक ऐसे साइट के साथ आप डायरेक्ट करते हैं जो न मॉरिशस सरकार बल्कि विश्व के मतलब यूनेस्को में उसका नाम अंकित हो गया है। एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है आपका। हाँ, ये तो आपने अच्छा बताया। तो हमारे जो संस्था है, हमारे ये जो ट्रस्ट है, उसमें हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारे जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब हमको हाथ बटाते हैं आगे ये ट्रस्ट को ले जाने के लिए। और वो हम खुश हूँ कि वो लोग सब हमको ये सहायता सहयोग दे रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। अभी जो हमने सुना किरण जी से कि यूनेस्को का वो एस्टैब्लिश्ड लिस्ट है, कैसे ये साइट को हम प्रिजर्व करेंगे, कैसे हम इसको प्रमोट करेंगे, कैसे हम इसको आगे ले जाएंगे और क्या क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से हमको अच्छी तरफ से उसको संभालना चाहिए। और उसमें हमारा जो मेन जो मिशन है, हमारा जो विजन है, उस हमारे जो प्रवासी घाट के लिए हमको इस तरफ से उसको ले जाना चाहिए ताकि जो भी हो या मॉरिशन या हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कि उन लोग को देखा, उन लोग को महसूस हो कि ये साइट को हम प्रिजर्व कर रहे हैं। उसी तरफ से जो हिसाब से यूनेस्को हमको बताया गया है, उसका जो एक बोलते हैं वो जो लिस्ट जिन्होंने प्रिपेयर करके हमको भेजा है, और उसमें भी आता है कि जितना भी हमारे गिरमिटिया लोग आए थे, हमारे इंटेलिजेंस जो भी स्थिति से आए थे, उनका कैसे हम उन लोग का जितना परिश्रम किए थे उसको हम आज के जो पीढ़ी है उनको हम बताएंगे कि कितने कठिन समय, कितने कठिन वक्त उन्होंने इधर आकर गुजारे ताकि आज मॉरिशस जो है उनके बदौलत है। तो उसके हिसाब से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा सब लोग हम यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग हमें साथ दें, हाथों में हाथ हम इस ट्रस्ट को आगे ले जाएंगे। परिश्रम की बात हो रही है तो चलिए आप लोगों को इतिहास में ले चलते हैं। शुरुआत वहां से करते हैं जब इस देश में ब्रिटिश राज चल रहा था। जी हाँ, ब्रिटिश राज चल रहा था और वहीं पे दास प्रथा की समाप्ति के बाद उन लोगों ने सोचा कि अब क्या करें। तब शुरुआत की एशिया जैसे देश, अफ्रीका जैसे देश, कोमोर, भारत जैसे देशों से मजदूरों को लाने लगी। परिस्थिति प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी। फिर परिस्थिति को सुधारा गया। फिर पहली बार के लिए 2 नवंबर 1834 को अटलास जहाज में भारतीयों को यहां लाया गया गन्ने के खेतों में काम करने के लिए। आप सोचेगा 4 से 8 सप्ताह कड़ी धूप, बारिश या फिर तूफान, बीमार हो या फिर स्वस्थ हो, सभी मुश्किलों को पार करते हुए वे लोग अपने देश को छोड़कर यहां इस अनजान देश में आए। आप सोचेगा, उदाहरण लेते हैं, 2 भाई अपने घर परिवार बच्चों को छोड़कर एक जहाज में बैठकर कई सप्ताह कई मुश्किलों का सामना करते हुए एक अनजान देश में आए। यहां से पहली बार के ये लोग आते थे। फिर यहां पर आने के बाद कुछ भारतीयों को इसी देश में रखा जाता था और अन्य भारतीयों को अन्य देशों में जैसे त्रिनिदाद एंड टोबागो, जमाइका, सूरीनाम जैसे देशों को ले गया। आप सोचेगा कि मानवता में ऐसी परिस्थिति आ गई
जहाँ पे दो भाई आकर एक सपना था कि अनजान देश में जाएंगे और कुछ काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, अपने परिवार को भेजेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद दो भाई बिछड़ जाते हैं। मानवता के लिए, इतिहास के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ कहानी समाप्त नहीं होती है। उन लोगों को बताया गया कि इस देश में बहुत सारे पत्थर है, पत्थर के नीचे सोना है, आप लोग पत्थर को निकाल लीजिए, सोना मिलेगा। इसी सपने के साथ आए थे, सोना तो नहीं मिला। लेकिन आप सोचेगा, उन लोगों की संस्कृति, उन लोगों का जो संस्कार, उन लोगों ने क्या सिखाया। इस देश, अनजान से देश में आकर पत्थर को निकाला जरूर, लेकिन इस देश को सोना बना के चले गए। आज हम कह सकते हैं कि मॉरिशस छोटा देश है, लेकिन हिंद महासागर पूरे विश्व में उसका बहुत ही बड़ा नाम है। एक उदाहरण के रूप में हम उनको याद करते हैं। हम बात कर रहे हैं आप्रवासी घाट, जो यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया एक विश्व विरासत स्थल। आप्रवासी घाट को पहले कुली घाट बुलाते थे, फिर नाम में परिवर्तन हुआ। चाणक्य जी, इस परिवर्तन के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि कुली घाट की जो नाम है उसमें सूट नहीं कर रहा था, कि ऐसा एक वोकाबुलरी यूज़ कर रहे थे कि वो हमारे जो मजदूर आए थे उसको कुछ ऐसा बोला जाए तो वो, हाँ, वो डाउनग्रेड है। तो उसके हिसाब से हमने अप्रवासी नाम दिया, ताकि उन लोग का भी हम जो समझो होमेज पे करना चाहते हैं उसके हिसाब से वो शूट करेंगे। तो इसी वजह से हमने अप्रवासी घाट नाम रखा और वो सब लोग सहमत थे इस नाम से। तो यही है उसका वजह क्यों हमने कुली घाट से अप्रवासी घाट किया। आज आप्रवासी घाट यूनेस्को में उसका नाम स्क्रिप्ट हो गया है और उन लोगों के जो कमिटमेंट है, वी हैव टू स्टैंड बाय। लेकिन किरण जी, आप्रवासी घाट में जब कोई आता है तो क्या क्या देखने को मिलता है? आप्रवासी घाट, ये जो साइट है वहाँ पर वो एक खंडहर जैसा है। मतलब कि ये जो इमिग्रेशन डेपो था उसके बचे कुचे भाग हैं वहाँ पर, और यही इस साइट को अंकित करने में यही कोजोन था मतलब। और ये साइट आज सिर्फ 1/3 भाग रह गया है, जबकि ये पूरा इमिग्रेशन डेपो मोचोवे के उस पार तक था, जहाँ पर बस अड्डा है। अच्छा। वहाँ तक ये जाता था। लेकिन साइट को इसका विघटन होता गया जब इसका इस्तेमाल एक इमिग्रेशन डिपो की हैसियत से करना बंद हुआ, तब इसके कई और इस्तेमाल किए गए। लेकिन जब ये साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना, तब ये एक ऐसी जिम्मेदारी होती है कि आपको उस साइट को उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी मौलिकता देना होता है। और इसके लिए संरक्षण कार्य चला इस साइट पर। और एक कमिटमेंट ये भी है कि अगर आपका एक साइट है तो उस साइट से जुड़े जो भी बातें हैं, मतलब अगर आप आप्रवासी घाट पर आएंगे, शुरू में हमें ये बहुत सुनने को मिलता था कि क्या है वहाँ देखने को, सिर्फ दीवारें हैं और क्या है। तो इसके पीछे जो बातें हैं, इस साइट की जो विशेषता है और इससे जुड़े जो शोध हो रहा है, उसको प्रस्तुत करने के लिए आपको एक म्यूज़ियम कायम करना चाहिए। ये एक कमिटमेंट है जो आप यूनेस्को के साथ लेते हैं। तो ये हमारे एक उपलब्धियों में से एक है कि हमारा एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बना हुआ है उस साइट पर ही। तो उस इंटरप्रिटेशन सेंटर में इस साइट से जुड़े सभी बातें वहाँ पर हैं। तो इस दिशा में हम मतलब कि जो भी शोध कर रहे हैं, जो भी बातें पहले की थी, इस इंटरप्रिटेशन सेंटर में आपको मिलेगा। और यहाँ पर जब आपको पूरी झांकी मिल जाती है, इसके बाद जब आप इस साइट का भ्रमण करते हैं, तब आपको लगता है कि इस साइट का आज भी आंसू से कितना गहरा संबंध है। उन दिनों हमारे पूर्वज आए, वो थी दुख के आंसू, लेकिन आज भी जब लोग आते हैं तो आंसू बहाते हैं। ये हैं गर्व के आंसू, ये हैं खुशी के आंसू, श्रद्धांजलि के आंसू। लगे हाथ आपको बता देंगे, अगर आप वहाँ जाएंगे तो ज़रूर दो बातें आप लोगों के साथ ज़रूर होगी। अगर आप जुड़े हुए हैं आप्रवासियों के साथ, मतलब भारतीय आप्रवासियों के साथ, तो या तो आंखों से 2 बूंद आंसू निकलेंगे या तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काफ़ी रिसर्चर्स आते हैं वहाँ पे। जी हाँ, देश विदेश के रिसर्चर्स आते हैं इस साइट पर, सिर्फ इसका भ्रमण करने ही नहीं बल्कि इस पर रिसर्च करने भी।
और इसके लिए भी हमारा दफ्तर खुला होता है कि हम जो शोध कर रहे हैं इस साइट के संबंध में वो अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं विदेशी और देशी रिसर्चर्स के लिए भी और आम जनता के लिए भी। हमारे शोध करने का मकसद यही है कि आप गिरमिटिया मजदूर पर शोध करें, उनकी जीवनी पर शोध करें, उनसे जुड़े सभी साइट पर शोध करें और ये रिसर्च जो आप करते हैं आप इसके प्रकाशन के रूप में वापस समुदाय जन समुदाय को उनको प्रस्तुत करें और स्कॉलर्स को भी प्रस्तुत करें, रिसर्चर्स को भी। अरे हमारे कार्यक्रम के अंत तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन एक हाँ बात जरूर मैं जरूर आप है जो बताइए। म्यूजियम के बारे में जो किरण जी ने बताया ये सही है कि वो जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है उसके नाम के हिसाब से वो विक्रम सिंह रामलाला जी का बहुत योगदान है। 16 जुलाई 2006 में अप्रवासी घाट का इंस्क्रिप्शन हुआ यूनेस्को में। इस साल 2021 में 15 साल हो गए हैं। तो चांद जी, इस मौके पर 16 जुलाई को अप्रवासी घाट की ओर से कुछ विशेष कार्य होने वाले हैं। हाँ, ये कार्य हमने कोविड के वजह से नहीं सेलिब्रेट कर सके फिजिकली, मतलब कि कोई खास कार्यक्रम नहीं रख सके, क्या कि हमारे जो प्रोग्राम में था कोई कल्चरल प्रोग्राम करने के लिए, जनता को दिखाने के लिए, जनता को बताने के लिए कि ये खास दिन में हम कैसे यहाँ तक पहुँचे। फिर भी हमारे एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी हमने सेटअप किया है। उस इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी के हिसाब से हम एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जहाँ की हमारे प्राइम मिनिस्टर वो एक लॉन्चिंग करेंगे इस विषय पर, और हमारे जो मिनिस्टर हैं ऑनरेबल अविनाश तिलक उसमें रहेंगे, और बाकी जितना भी देश है इसमें शामिल है जहाँ से हमारे गिरमिटिया लोग भाई बहन जहाँ तक गए काम करने के लिए, वो जितना भी मिनिस्टर हैं वो भी ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म में रहेंगे। तो 16 जुलाई को हम 2 से 3 बजे तक ऑनलाइन में ये कॉन्फ्रेंस हम चालू रखेंगे। तो ये इवेंट है, और उसके बाद भी अप्रवासी घाट 2 नवंबर का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का कार्यक्रम आपने देखा और विशेष कार्यक्रम रहा। अप्रवासी घाट जो यूनेस्को तक पहुंच गया उसका नाम, और आज पूरे विश्व में उसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब विश्व विरासत स्थल नाम से घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। तो इन सब जानकारी के लिए चांदराम गुलाम जी, आप डायरेक्टर है अप्रवासी घाट, और साथ ही साथ किरण जानकी जी, आप रिसर्चर है। तो इन सब जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते। 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 धन्यवाद।